नमस्कार दोस्तों, ज्ञानगुंज सागर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू पेपर का एनालिसिस। आज कोई अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसमें से क्या अच्छा निकाल सकते हैं हम, ठीक है। कुछ आज वैसे तो 14 नवंबर है, तो आज बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। देखते कौन सी पार्टी जीतती है। हालांकि उससे मैटर नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आए हुए हैं, ठीक है। कल को जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसके बारे में आया हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ऐसा यूपीएससी के लिए टेररिज्म का जो ये आता है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकालेंगे हम लोग, जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वी कांट बी ब्लेम्ड इफ द सेंटर फ्रीज फंड। तो देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाले हैं इससे। पीएम श्री योजना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पीएम श्री के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसके अलावा और कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा ये डालता, मतलब एक्स्ट्रा ये ऐड ऑन करता है, ओके, वो देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेक अप द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। अभी ट्रंप ने 30 अक्टूबर को जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि अभी हम भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग फिर से शुरू करेंगे, दुनिया को हिला दिया है। क्योंकि ऑलरेडी यूएसए सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है, ये न्यूक्लियर वेपन्स में, और फर्स्ट पोजीशन में जो कि स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे उसके ये न्यूक्लियर वेपन्स का बेस है, ओके। वो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे है, तो वो और टेस्टिंग करना चाहता है। थोड़ी इसके बारे में देखेंगे। और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो भी डील साइन हुए थे, ठीक है, ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, थोड़ा उसके ऊपर गौर करेंगे, ओके। इंडिया नीड्स टू रिवाइज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अभी बहुत नीचे गिरा था, आपको पता है ना, बहुत नीचे 0.25% चला गया था। हालांकि 1.112 गया था। थोड़ा देखेंगे उसके बारे में, ठीक है, कि क्यों हमें अपडेट का जरूरत है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। तमिलनाडु मॉडल ऑफ सब स्टेट क्लाइमेट एक्शन। अभी देखिए, अभी COP 30 हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इंडिया क्या कर सकता है अपने ओर से, और वो कैसे तमिलनाडु का मॉडल अपना सकता है ताकि जो इंडिया है वो ये जो कार्बन एमिशन अपना है 2070 तक जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं तमिलनाडु का मॉडल अपना के, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में। इंडिया कार्बन एमिशन राइज स्लोवर दिस ईयर सेस रिपोर्ट। इस साल जो इंडिया का है कार्बन एमिशन बहुत कम हुआ है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिस्टाइन साल फॉरेस्ट इन झारखंड सारंदा, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। सेंटर रिलीज ड्राफ्ट सीड बिल, फार्म आउट इट्स कॉशियस, इंडस्ट्री वेलकम इट्स। देखेंगे इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला आर्टिकल्स के बारे में। अब देखिए, ये आर्टिकल को मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है, ये बेसिकली पेज 3 का है। वी कांट बी ब्लेम्ड इफ सेंटर फ्रीज द फंड। अभी आपको पता है लास्ट मंथ केरला ने सेंटर के साथ साइन किया था अपना पीएम श्री का जो योजना है, पीएम श्री योजना का, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। उसके तहत देखिए, पीएम श्री योजना जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है ना, इसका अर्थ ये है कि जो सेंटर है वो स्टेट के साथ मिल के काम करेगा, जहाँ पे सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन होगा एंड स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो सेंटर होता है उसका मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन होता है, मेजोरिटी या फिर ऑलमोस्ट पूरा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर का ही होता है। ये होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखिए, ये क्या है, पीएम श्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मतलब ये है कि सेंटर प्लस स्टेट इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। सेंटर जो है, सेंटर एंड स्टेट, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 60 एंड 40 का, ठीक है। प्लस नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय, जो हिमालयन स्टेट है, इनके लिए
थोड़ा सा इनको ये राहत मिली है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, जैसे अपने मेघालय आ जाता है, असम आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, सिक्किम और अपना त्रिपुरा, तो इनके लिए क्या है, इनको 90% जो देगा वो सेंटर देगा, एंड जो ये हिमालयन और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये 10% देंगे। और यूनियन टेरिटरीज आपको पता ही है, जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें मेजोरिटी रहता है वो सेंटर का ही रहता है। मेजोरिटी इन द सेंस 100% सेंटर का रहता है, और सेंटर सेक्टर स्कीम में मेजोरिटी 100% सेंटर का ही रहता है। तो पीएम श्री योजना एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, इसमें स्टेट का 40% होता है। तो यही वाला लास्ट टाइम केरला ने साइन किया था, ठीक है, लेकिन किसी कारण फंड बीच में रुक गया। अब जो स्कीम है वो रुका हुआ है। अब केरला भी बोल रहा है एक काम करो, आप स्कीम को रोक दो, आप स्कीम को रोक दो, आप पैसे नहीं दे रहे तो एक काम करो, स्कीम को रोक दो, ठीक है, क्योंकि 60% जो अमाउंट है वो कौन देने वाला था, वो सेंटर देने वाला था। तो अभी किसी कारण से नहीं दे पा रहा है फिलहाल, तो अभी बोला कि रोक दो। तो इसी विषय में हम थोड़ा सा पीएम श्री योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पीएम श्री योजना जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, ओके, 2022 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 14,500 स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए फंड एलोकेट किए, ओके। अब उसमें देखिए और क्या क्या मॉडर्नाइज करना था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिंक होके जो स्कूल का मॉडल है वो काम करे, ओके। सो क्या क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन प्रैक्टिस, ओके, टू डेवलप 21st सेंचुरी स्कूल्स। मतलब यहाँ पे बात की जा रही थी OECD स्कूल के साथ मिलके, मतलब इनके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की जा रही थी, ठीक है, पीएम श्री में, ताकि वहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स रहें, ठीक है, डिजिटल बोर्ड्स और हाईली एडवांस्ड जो रहता है ना, ये लैब, जो अपना ये कंप्यूटर लैब हो गया, साइंटिफिक लैब हो गया, ठीक है, तो हाईली एडवांस लैब विद अ मॉडर्न फैसिलिटीज टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स अक्रॉस गवर्नमेंट स्कूल। आपको पता है ना, यहाँ पे 5+3+3+4 वाला मॉडल अपनाएंगे, ठीक है, ये मॉडल अपनाएंगे। अभी कौन सा मॉडल चल रहा है, 10+2+3, अभी ये चल रहा है ना। तो फिर यहाँ पे अपना ये ग्रेजुएशन है, फिर ये ग्रेजुएशन है, ये 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, इंटर कॉलेज। अब यहाँ पे ये मॉडल अपनाने की बात कीजिए, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बेसिक एजुकेशन, जो बच्चे मन रहते हैं आंगनवाड़ी से, उनको बेसिक एजुकेशन देने की बात की जा रही है। बेसिक एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, इसमें मदर टंग को भी इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है, कि मदर टंग से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको और अच्छे से सीखने को मिलेगा, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स और अच्छे से डेवलप होगी, ओके। सो ये है टू सर्व एज अ मॉडल इंस्टीट्यूशन that can be replicated by states, ठीक है, to ensure inclusive, equitable and joyful learning, ताकि खेलते खेलते पढ़े बच्चे, ठीक है, पढ़ाई बोझ ना लगे, पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग फैक्टर लगे, ओके। सो ये है पीएम श्री स्कूल। अब इसी के जैसा एक और स्कूल लॉन्च हुआ था, एकलव्य मॉडल स्कूल। एकलव्य मॉडल स्कूल ये अपने 1998 में अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसका मुद्दा ये था कि बहुत से जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं ट्राइबल एरिया में, वहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी पहली बात तो नहीं थी, ठीक है, और जो ट्राइबल बच्चे रहते हैं, जो ट्राइबल किड्स रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनको सारी फैसिलिटी स्कूल्स में नहीं मिल पाती, ठीक है। पहली बात तो स्कूल उनके पहुँच से दूर रहती है, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि मतलब उनके उस ये लेवल की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी ये एजुकेशन में। तो एकलव्य मॉडल स्कूल में अपने इंडिया में बहुत जगह पे है, हालांकि अभी भी इसका रीच रिमोट एरिया तक नहीं है, अभी भी इसका रीच जो है ये रिमोट एरिया तक नहीं है, ठीक है, रिमोट एरिया तक अभी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप आए दिन देखते रहोगे कि जो एनरोलमेंट रेशियो है ऑफ ट्राइबल का वो बहुत कम है, एनरोलमेंट रेशियो ऑफ ट्राइबल का बहुत कम है, बहुत कम है, ट्राइबल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, ठीक है। सो
क्या है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बच्चों को रखा भी जाता है कि आप एक तरह से एक हॉस्टल जैसा रहता है, ठीक है, एकलव्य मॉडल्स को। यहाँ पे उन्हें सारी फैसिलिटी मिलती है, खाने वाने का तो सब सारी फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ पे स्टूडेंट्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये जो मॉडल है एकलव्य मॉडल स्कूल, ये हर जगह पे लागू नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन क्लास 6 to 12 along with boarding वही बोलते हैं ना, हॉस्टल एंड लॉजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। दे एम टू रिड्यूस एजुकेशनल गैप। जैसे मैंने बोला ना कि ट्राइबल एरिया में जो एजुकेशन स्कूल्स हैं ये उनके पहुंच में नहीं है, रिमोट एरिया में अभी भी नहीं है, ओके। सो बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन एजुकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। एनरोलमेंट रेट ऑफ दिस ट्राइबल स्टूडेंट इज़ वेरी लो, ओके। सो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा कि बहुत से कौन से ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब अपना जो एजुकेशन है उसको विस्तार में फैलाए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। सो पहला है समग्र शिक्षा अभियान, जो अपना 1998 में सर्व शिक्षा अभियान हुआ था ना, तो उसी के बेस पे ये समग्र शिक्षा अभियान है। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 मर्ज सर्व शिक्षा अभियान। ये कब आया था सर्व शिक्षा अभियान? ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आया था, ये सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, ठीक है, दो आए थे उनके टाइम पे। और एकलव्य मॉडल जो स्कूल है ये भी अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही आया था, ठीक है। प्लस रमसा टीचर एजुकेशन, पीएम श्री के बारे में तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा, ठीक है, क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। हाई क्वालिटी मॉडल स्कूल अंडर केंद्रीय विद्यालय गाइडलाइंस, ओके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं लिखा ना, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी। आपको पता है न्यूमरेसी से एक चीज़ याद आया, एक रिपोर्ट होता है एसर रिपोर्ट, जहाँ पे स्टूडेंट्स का मतलब जो भी लर्निंग्स है ये बताया जाता है। तो एसर रिपोर्ट में लिखा था कि जो स्टूडेंट इवन ये मतलब मैट्रिक पास भी है, 10th भी पास है, उन्हें 7 to 8 स्टैंडर्ड की 7th and 8th स्टैंडर्ड की क्या मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, बेसिक नंबर सिस्टम थे। इवन दे आर पास 10th स्टैंडर्ड, उन्होंने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिए, फिर भी उन्हें 7th और 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स नहीं आ रही, बेसिक न्यूमरेसी में उन्हें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये बताता है क्या, ये अपना एसर रिपोर्ट बताता है, ठीक है, एसर रिपोर्ट, ओके। सो मिड डे मील स्कीम, एक्चुअली मिड डे मील स्कीम का जो है ना इतिहास थोड़ा पुराना है कि 1995 में पहली बार तमिलनाडु में आया, फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको ऑल ओवर इंडिया ये किया, फिर 2005 में फिर से आया, फिर 2013 में फिर से इसमें एडवांसमेंट लाया। तो मिड डे मील स्कीम का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हिस्ट्री है कि कब आया कैसे है, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हिस्ट्री है। चिल्ड्रन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, अभी इसको मिड डे मील स्कीम को अभी नाम पीएम पोषण दे दिया गया है, ओके। सो और भी कुछ स्कीम्स है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कीम इंसेंटिव गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, एनकरेज गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप टू कंटिन्यू सेकेंडरी स्कूल। आपको एक पता है एक स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, वो तहत के नीचे भी ये काम करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का जहाँ तक सुना है वहाँ का मतलब नवोदय विद्यालय में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा एडवांस रहता है, मतलब उसमें बच्चों की कॉग्निटिव स्किल अच्छे से डेवलप होती है, ठीक है। नवोदय स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट, टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हमने अभी जस्ट पढ़ा। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इन स्कूल्स, स्मार्ट क्लासरूम यही है, विद्यांजलि स्कीम, ओके, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट अभी हमने रूसा के बारे में बात किया था, ठीक है, रूसा ये भी कब आया था, 1998 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ताकि इनमें जो एजुकेशन सिस्टम है इसको थोड़ा और एडवांस कर सकें, ठीक है। इनमें बच्चों का देखिए, बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा सकें, इवन दो किड्स स्कूल तो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन कॉलेज में बंक मार के अपना, ताकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एडवांसमेंट बढ़ा सके स्कूल में और उनका एनरोलमेंट भी बढ़ा सके, ठीक है, और उनका अटेंडेंस भी बढ़ा सके,
अटेंडेंस भी बढ़ा सकें। ओके, हेफा हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ब्रिंग टॉप इंटरनेशनल फैकल्टी टू इंडियन इंस्टीट्यूशन। टॉप इंटरनेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, आपको पता है आईआईटी मद्रास ने अपना एक कैंपस लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया है? आईआईटी जांजिबार। कहाँ पे है ये जांजिबार? आईआईटी जांजिबार एक आइलैंड है तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में। ओके, सो इम्प्रिंट इम्प्रेस प्रमोट इंजीनियरिंग रिसर्च, इंजीनियरिंग स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। पहले तो हमारे इसमें जब इतिहास में अगर पढ़ोगे तो नालंदा में ऑल ओवर वर्ल्ड से आते थे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पीएम उषा, जो अपना ये रूसा है ना, रूसा राष्ट्रीय उच्च छात्र अभियान, इसको इसमें ऐड कर दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यही अपने एजुकेशन फील्ड में रिसर्च करने की बात की जा रही है। ओके, आपने एक और पढ़ा होगा, स्टेम पढ़ा होगा, स्टेम एजुकेशन। इसमें क्या है? स्टेम एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से फोकस किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? डिजिटल स्किल टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, मतलब और कौन कौन से प्रोग्राम है? स्वयं पोर्टल, ठीक है। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाओगे तो आपको स्वयं का आएगा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। आप अगर इग्नू के पोर्टल में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको स्वयं का पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री एजुकेशन के बारे में आप बात करें। दीक्षा नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, निष्ठा में स्पेसिफिकली टीचर्स ट्रेनिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये निष्ठा। ओके, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ओके, यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन एज पर न्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। न्यू एजुकेशन प्रोग्राम की बात की जा रही है। सो नेक्स्ट ई विद्या प्रोग्राम भी है। आपको पता है ई विद्या प्रोग्राम का एक खास बात है, देखिए लॉकडाउन के समय पे बहुत से फैसिलिटीज़ बहुत को बच्चों को नहीं मिल रहा थे, स्कूल्स बंद थे, ठीक है, कॉलेजेस बंद थे, ट्यूशन बंद थे, तो गवर्नमेंट ने पीएम ई विद्या प्रोग्राम लेके आए। इसके तहत टीवी चैनल्स डिजिटल कंटेंट मिलना शुरू हो गया। इसमें आपको टीवी चैनल्स के द्वारा आपको टास्क मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देने लगे गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट डे उसका आंसर आता था, ठीक है। तो पीएम ई विद्या के तहत गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन है उसको पूरा वाइडर तरीके से बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। आपको टीवी मिलेगा, आपको ऑल इंडिया रेडियो का पूरा न्यूज़ मिलेगा आपको, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में, जहाँ पे देश के डेवलपमेंट का बात किया जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो में मेजर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात होती है ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, नीति आयोग इसको यहाँ चलाते हैं। हैंड्स ऑन इनोवेशन लैब फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। अब हम बात कर, एक्सक्यूज मी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे लाइटनिंग आ रहा है क्या? नहीं ना, बस मुझे थोड़ा लाइटनिंग दिखना था, थोड़ा लाइटनिंग का फोकस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ओके, सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। तो ट्रंप ने क्या किया है ये तो आप सभी को पता है कि ट्रंप क्या किया है। ट्रंप बोला है कि अब हम भी, ये रहा डोनाल्ड ट्रंप शेक्स द ग्लोब फॉर न्यूक्लियर ऑर्डर। अब ट्रंप बोला कि हम भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। आपको पता है जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर आर्मामेंट चल रहा था, ठीक है, उस समय टोटल 65,000 से भी न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे। वो तो कम होके वो सीटीबीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने के बाद थोड़े से न्यूक्लियर वेपन्स कम आए, और ये एक ग्लोबल सक्सेस है, ठीक है, कि 65,000 से अभी समथिंग अराउंड 12,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर के टाइम पे बहुत से ऐसे डील साइन हुए थे, ठीक है, जैसे अपना सॉल्ट साइन हुआ था, थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, बाद में और प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। थोड़ा यहाँ पे इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैव डिस्टर्ब द ग्लोब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्टेड सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू कैसे एंड हुआ था? हिरोशिमा एंड नागासाकी में, जब क्या नाम है इसका,
अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब छोड़े थे ना, एटॉम बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब था, उसके बाद से न्यूक्लियर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहीं पे ख़त्म हो गया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2। एंड ड्यूरिंग द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा इट हाईलाइट्स रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट। अभी ट्रम्प तो वही कर रहा है, इसको रिज्यूम कर रहा है कि हम फिर से न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग शुरू करेंगे। उसका बहुत से खामियां हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि अगर यूएस करेगा तो चाइना भी करेगा। चाइना कम नहीं है, चाइना की इकोनॉमी कमज़ोर नहीं है। चाइना अभी $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, समथिंग अराउंड 19 पॉइंट समथिंग है, तो 20 समझ लीजिए, $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो चाइना भी कहीं से कमज़ोर नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रीटी ऑर्डर टुडे, न्यूक्लियर वेपन्स हैवंट बीन यूज सिंस 1945। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम यूज़ हुआ था, अभी तक तो लास्ट टाइम है, आगे और होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट अभी तक तो लास्ट टाइम वही है, हिरोशिमा एंड नागासाकी का। ग्लोबल स्टॉक पाइल्स हैव डिक्लाइंड मैसिव सिंस कोल्ड वॉर फ्रॉम 65,000, मैंने बोला ना 65,000 था, अभी कितना है, समथिंग अराउंड 12,500 टुडे। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन हैव इंक्रीज्ड एंड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव। मोर एग्रेसिव कैसे, आपको पता है हमारे इंडिया में नो फर्स्ट यूज़, वो ये हमारा था ना कि हमारा न्यूक्लियर स्लोगन क्या है, नो फर्स्ट यूज़, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन। लेकिन मे भी ये चेंज हो सकता है, पाकिस्तान अगर ऐसे ही हरकतें करता रहा तो नो फर्स्ट यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है हमें हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, थोड़ा एग्रेसिव हुआ ना, तो पूरा वर्ल्ड जो बन रहा है वो एग्रेसिव बन रहा है। अभी आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन्स पे डील साइन कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डील साइन किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ इसका मतलब सऊदी अरेबिया पे भी अटैक हुआ, अगर सऊदी अरेबिया पे किसी ने अटैक किया इसका मतलब पाकिस्तान पे भी अटैक हुआ। बाय चांस अगर इजराइल ने सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी अपना सऊदी अरब का साथ देगा। ये एक तरह से नाटो के जैसा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जैसा ही है, लेकिन इसमें दो ही है। उसमें नाटो में शायद से 30 है ना कि 32 है, नाटो में भी 32 मेंबर्स है, ओके। सो ये उसके जैसा है, बहुत हंसता है ये बंदा। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ एनपीटी कौन है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर कौन कौन है। इसमें आपको P5 मेंबर जो है ना, P5 वही आ जाएंगे, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये P5 के मेंबर है। P5 जो कि यूएनएससी में परमानेंट 5 है, ठीक है। नॉन एनपीटी न्यूक्लियर स्टेट, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। सो ट्रम्प डिसीजन रिजम्पशंस ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये कारण क्यों हुआ, क्यों आया, क्योंकि ट्रम्प बोल रहा है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड तो कर रहा है ना। जैसे रशिया हो गया, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है। अब रशिया कैसे कर रहा है, रशिया डायरेक्ट, देखिए सीटीबीटी में कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, सीटीबीटी में कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्ट और न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। न्यूक्लियर वेपन में आपका सिर्फ एटम बम नहीं आता, न्यूक्लियर ये अपने एक्सप्लोसिव में एटम बम आता है जो हिरोशिमा नागासाकी में आया, और न्यूक्लियर वेपन वाला टेस्ट जो होता है जो आपको मिसाइल्स वगैरह होते हैं ना उसमें आता है, जो कि कम डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। सो जो यूएस बोल रहा है कि हम, देखिए यूएस क्या बोल रहा है कि रशिया और चाइना डायरेक्टली कर रहे हैं और हम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए, अगर आप देखोगे ना तो रशिया टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, रशिया ने रिसेंटली क्रूज मिसाइल टेस्ट किया जो कि न्यूक्लियर पावर्ड था। ब्यूरोवेस्टनिक, क्या नाम था, ब्यूरोवेस्टनिक, दैट ट्रैवल 14,000 किलोमीटर, मतलब एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल। हमारा क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है ना, सॉरी हमारा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इसने इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है और उसका नाम है ब्यूरोवेस्टनिक, ठीक है, जो 14,000 किलोमीटर क्रॉस कर सकता है। हमारा सबसे जो लॉन्गेस्ट क्रॉस कर सकता है कौन है, वो भी न्यूक्लियर ये मिसाइल अग्नि 5, ठीक है, वो 5,000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। सो और नेक्स्ट कौन है, अंडर वाटर टॉर्पेडो पोसिडॉन, अंडर वाटर टॉर्पेडो पोसिडॉन इसने किया है। तो ये बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड तो चल रहा है, हमने कहाँ बंद किया था, ये हमने तो 1992 में हमने बंद कर दिया था,
ठीक है, ये यूएसए बोल रहा है कि हमने टेस्टिंग बंद कर दिए थे, अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है तो हम भी टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, सो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? ऑन अक्टूबर 30 वाइल ट्रैवलिंग टू मीट चाइनीज प्रेसिडेंसी ट्रम्प ऑर्डर स्टार्ट रिज्यूमिंग आवर न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, रशिया इज सेकेंड, चाइना इज डिस्टेंट थर्ड। ठीक है, तो अगर तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम क्या आएगा देखिए, थोड़ा सीटीबीटी के बारे में जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अभी हमने इसी में बात किया था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसी में दो चीज मेंशन है, एक मेंशन है क्या? न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव वेपन। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव वेपन जो होता है ना, इसमें एटम बम आ जाते हैं, और न्यूक्लियर वेपन में जो आता है ये अपने मिसाइल्स वगैरह आ जाता है। ठीक है, मिसाइल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटे इसमें रहते हैं जो कि बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं करती, एक दो मतलब 4 बिल्डिंग उड़ाने की काबिलियत रखती है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन में एक्सप्लोसिव वेपन पूरे शहर को उड़ाने की काबिलियत रहती है। ठीक है, तो उसी के बारे में बोल रहा था। CTBT बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट और एक्सप्लोसिव टेस्टिंग। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक्सप्लोसिव टेस्टिंग मतलब एटम बॉम्ब, बट नॉट इन फोर्स बिकॉज की स्टेट में यूएस, चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल हैवेंट रेटिफाइड, इन्होंने रेटिफाई नहीं किया। इसके पीछे भी एक कारण है। ठीक है, कारण क्या है? और इंडिया ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया। तो उसने बोला है कि जो टेस्ट बैन ट्रीटी है, सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये हमें जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है हमको बोल रही है कि बंद करो, और वो खुद ही करेंगे। ठीक है, तो उन्हें रशिया विड्रॉ रेटिफिकेशन 2023 में रशिया ने रेटिफाई किया था, लेकिन रशिया ने विड्रॉ कर लिया। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया नेवर साइंड। वाई CBT मैटर? इट फॉर्म्स मोरल एंड पॉलिटिकल बैकबोन ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्ट्रेन, न्यूक्लियर आर्म्स रेस बिकम्स हार्डर टू कंट्रोल विदाउट CTBT। लेकिन फिर भी हार्डर टू कंट्रोल है ना। अगर ये है तो चाइना अभी भी, चाइना का अभी कितना है? समथिंग अराउंड 600 एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। ठीक है, नेशन कैन जस्टिफाई न्यू टेस्टिंग साइकिल। ओके, बोलते हैं कि ये न्यू टेस्टिंग साइकिल है। ओके, रिस्क टू ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यू आर्म रेस। ऑफकोर्स आर्म रेस शुरू हो जाएगा, चाइना किसी से कम है नहीं, चाइना किसी से कम है नहीं। ठीक है, तो चाइना जितना यूएस करेगा उतना चाइना भी करेगा, इवन मोर कि चाइना और ज़्यादा कर सकता है, चाइना और ज़्यादा कर सकता है। रशिया प्राइमरी रेस, सेकेंडरी इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया बढ़ाएगा तो पाकिस्तान बढ़ाएगा। ठीक है, सेकेंडरी रेस। मोर डिप्लॉयबल वेपन्स, अमेरिका का भी सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स में सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, उसका इंडियन ओशन में भी है, पैसिफिक ओशन में भी है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में जो अपने जापान वाला रीजन है ना, वहाँ पे है उसका। ठीक है, स्मॉल टैक्टिकल वॉरहेड्स मोर यूजेबल इन बैटलफील्ड, डेंजरस, वीकनिंग आर्म कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, CTBT नॉट इन फोर्स। नॉट इन फोर्स कैसे? अरे बहुत से लोगों ने तो रेटिफाई ही नहीं किया, तो फोर्स में कैसे आएगा जब यूएस और रशिया ने ये रेटिफाई नहीं किया था। ऑल्दो रशिया ने रेटिफाई किया था, लेकिन 2023 में बाहर निकल गया। ठीक है, तो नॉट इन फोर्स, यूएस रशिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी अंडर स्ट्रेस। ये न्यू स्टार्ट कब हुआ था? 2010 में हुआ था। ठीक है, यहीं पे ये कंट्रीज ने डिस्कस किया था कि हम जो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, न्यूक्लियर वेपन, इसको कम करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर देखो ना डेटा, तो उसके हिसाब से रशिया के पास समथिंग अराउंड, हाँ मैं समथिंग अराउंड बोल रहा हूँ, 6000 के आसपास है। ठीक है, 6000 प्लस। यूएसए के पास 5700 प्लस वेपन्स है। लेकिन अगर डिप्लॉयड में बोला जाए तो यूएसए का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड है। ओके, एनपीटी लेजिटिमेसी क्वेश्चनड, इरोशन ऑफ नॉर्म्स, टेस्टिंग बैन्स बिकम्स मीनिंगलेस, डिस्टेब्लिश 24 years ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ओके, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देखिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में वही हुआ था कि
जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं वो लोग अब टेस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो वेपन्स कैरी नहीं करेंगे। जिनके पास है उनके पास रहने दो, वो ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन जो और है वो टेस्ट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेटरी रहा। इंडिया इसी को तो अपोज करता है, बोलता है अगर ये नॉन प्रोलिफरेशन करना है तो सबका कराओ, यूएसए का भी कराओ, अपना रशिया का भी कराओ, सबका जो ये न्यूक्लियर वेपन है उसको डिस्ट्रॉय करवाओ। हम क्यों सिर्फ अपना डिस्ट्रॉय करें, तुम भी अपना डिस्ट्रॉय कराओ। ये है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसकी वजह से इंडिया ने इसे अपोज किया है। ओके, सो फुल फॉर्म ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल ट्रीटी साइन 1968 टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनपीटी। इसी कारण, जो मैंने बोला ना, इसी कारण से क्यों एनपीटी बोलता है कि जिसके पास है, जैसे अपना P5 नेशन हो गया, रशिया, ठीक है, चाइना, फ्रांस, यूएस, यूके, बोलते हैं इनके पास है तो इनके पास अभी रहने दो। ठीक है, कौन बोल रहा है? एनपीटी बोल रहा है। लेकिन आप लोग मत करो, आप लोग ये इसका टेस्टिंग मत करो, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हुआ ना, है कि नहीं? तो इसका 3 पिलर्स क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स एग्री नॉट टू अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, देख रहे हो, डिसआर्मेंट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट यूएस, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस कमिट टू रिड्यूस आर्सेनल्स ओवर टाइम, धीरे धीरे रिड्यूस करो। धीरे धीरे क्यों? एक ही साथ खत्म करो ना। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कंट्रीज कैन यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी मेडिसिन अंडर IAEA मेंटरिंग। आपको पता है एक डील साइन हुआ था JCPOA, आप JCPOA के बारे में पढ़ना, ठीक है, JCPOA इसके बारे में एक बार रीड कर लेना, ठीक है, JCPOA के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं कि कैसे हम तमिलनाडु का जो अप्रोच है टुवर्ड्स कार्बन नेगेटिव, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम करना है और नेट जीरो एमिशन बाय 2070 कैसे बनना है, ये हम तमिलनाडु से कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में बताया। सो तमिलनाडु यूनिक सब स्टेट क्लाइमेट एक्शन, यहाँ पे बेसिकली बताओ क्या बोला है, जो अपना ट्रिकल डाउन अप्रोच होता है ना, ट्रिकल डाउन अप्रोच, उसका अपोजिट, कैसे हम ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर लेवल पे थोड़ा और इफेक्टिव काम होगा, ठीक है, उसके ऊपर पे और इफेक्टिव काम होगा, फिर उसके ऊपर पे और इफेक्टिव काम होगा, सेंटर पे और इफेक्टिव काम होगा। ऐसे बताया गया कि कैसे हमें लोअर लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में बताया गया ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली वही बताया गया कि हम लोकल रूरल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि आउटपुट हमें अपर लेवल पे मिले, ठीक है। ऑल्दो जो तमिलनाडु है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, आई थिंक जीडीपी में तीसरे नंबर पे आता है ना, फर्स्ट अपना महाराष्ट्र है, सेकंड शायद से यूपी आ चुका है, सेकंड शायद से यूपी आ चुका है, थर्ड नंबर पे अपना तमिलनाडु है, ठीक है, जीडीपी वाइज में। तो देखते हैं नेट जीरो बिफोर 2070, उसके बावजूद भी है ना तमिलनाडु सिर्फ 7% का एमिशन होता है, ओनली 7, ऑल्दो बहुत इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, बहुत इंडस्ट्री है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा डिस्कस करते हैं। टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एजेंसी टू कोऑर्डिनेट ऑल क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव, तमिलनाडु ने पास किया है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, और इसमें इसने 4 जो है इम्प्लीमेंट 4 मेजर मिशंस, 4 मिशंस को इसने लॉन्च किया। फर्स्ट मिशन क्या है? तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। फर्स्ट मिशन क्लाइमेट चेंज मिशन, लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट क्या होता है? 30 सालों तक कैसे क्लाइमेट में ये होता है, चेंज होता है, ठीक है, 30 साल का। और वेदर का तो डेली रहता है, आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है। क्लाइमेट मतलब 30 साल पहले कैसा था और अभी कैसा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, सो ग्रीन तमिलनाडु मिशन, ठीक है, थोड़ा ग्रीन तमिलनाडु के मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तमिलनाडु ने बहुत एरिया से फोकस किया है, अर्थात इसमें ऐसे ऐसे जगह पे फोकस किया है जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रामसार साइट्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेटलैंड्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स चाहिए, उस पर फोकस किया है। ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन, ठीक है, इसी में रामसार साइट पे फोकस किए हैं, ठीक है। तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। ओके, सो अब बात करें तमिलनाडु नेट जीरो विजन क्या है। प्रिपेयर्ड स्टेट वाइड ग्रीन हाउस एमिशन इन्वेंट्री 2005 से 2019 तक।
नेट जीरो पाथवे, एनुअल मेजरमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, तमिलनाडु वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है ना, गुजरात है अपना, महाराष्ट्र है अपना, हाई इंडस्ट्रियल, तमिलनाडु भी इंडस्ट्री में कुछ कम नहीं है, उसके बावजूद भी इसका जो ये है ना सिर्फ 7% एमिशन है, ओनली 7% एमिशन, कार्बन एमिशन। रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 60%, ठीक है, रिड्यूस्ड, इसने रिड्यूस कर लिया है इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 60%, हैज रैपिड ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी। तमिलनाडु ये सब जो ये रीजन है वहाँ पे हाई मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना इसका ज़्यादा ये हो रहा है, ठीक है। जैसे 60% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आज रिन्यूएबल, मतलब बेसिकली यहाँ पे सोलर पावर है। रूफ टॉप सोलर अलायंस आपने पढ़ा होगा, पीएम सूर्य हर घर योजना, तो ऐसे रूफ टॉप सोलर पावर में जो है ना तमिलनाडु भी अपना रैंक रखता है, ठीक है। तमिलनाडु का भी अच्छा खासा रैंक है रूफ टॉप सोलर, ये सोलर प्रोजेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 30% कंट्रीब्यूशन टू टोटल एनर्जी डिमांड इज फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, तो एक अच्छी एडवांसमेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट प्लान्स, जैसे मैंने बोला बॉटम अप मॉडल, आप डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करो, ऊपर का लेवल स्टेट लेवल और जोनल लेवल अपने आप डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। सो तमिलनाडु प्लानो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन, नीलगिरी फॉरेस्ट्री, नीलगिरी कहाँ पे आपको पता है ना, ये रहा नीलगिरी, तो यहाँ पे बोला कि फोकस पे कंट्रोल करो, हाँ किस पे कंट्रोल करो, यहाँ पे बोला गया है कि नीलगिरी जो फॉरेस्ट है ना माउंटेन उस पर कंट्रोल करो पहले, ठीक है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी उसको हानि होने मत दो, ओके। ये हो गया अपना नीलगिरी। उसके बाद ये बोलता है कि कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल एंड अर्बन, यहाँ पे थोड़ा जो इंडस्ट्री है ना उसका रिन्यूएबल मतलब बोलते हैं ना एक स्टेबल जो अपना इंडस्ट्रियल ये जोन है उसको करना, ठीक है। एक आता है ना अपना सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल तरीके से अर्बन डेवलपमेंट होगा, कैसे करते हैं अर्बन डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ वर्ल्ड को कम करना है, जैसे हर चीज़ में हम कंक्रीट लपेट देते हैं ना कि हमें कंक्रीट का सब चाहिए, उसको कम करना है, थोड़ा सस्टेनेबल करना है। जैसे कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं ना तो उसको ब्लैक कलर या फिर डार्क कलर पेंट ना करके उसको वाइट कलर पेंट करना है, लाइट कलर, ताकि जो सोलर इंसोलेशन है ना वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, शॉर्ट वाला और लॉन्ग टर्म वेवलेंथ वाला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सो ये क्या है, कोयम्बटूर में जो इंडस्ट्रियल है और अर्बन एरिया उसको सस्टेनेबल बनाया है, ओके। नेक्स्ट तिरुनेलवेली, कहाँ पे तिरुनेलवेली, ये रहा तिरुनेलवेली, ओके। एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज, विरुद्धनगर सीमेंट फायरवर्क्स हेवी इंडस्ट्रीज, दिस 4 डिस्ट्रिक्ट्स कैन कट 92% ऑफ एमिशन बाय 2050, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे डेवलपमेंट की गई हैं। सीमेंट वाला और फायरवर्क्स जो बनाते हैं ये ऐसी जगह बना है जिसके अगल बगल में ज़्यादा मैंग्रोव्स हो, ज़्यादा ग्रीनरी हो, तो अगर वहाँ पे अगर ये फायरवर्क्स का भी हो रहा है या सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह भी है तो उसका जो इम्पैक्ट है ना कम कर देते हैं, ओके। एक्सक्यूज में थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, क्या टाइम हुआ है, 38 मिनट्स, ओके। बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू नेचर बेस्ड सोल्यूशन, एफॉरेस्टेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आपको पता है ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ज़्यादातर वेटलैंड्स वगैरह, ज़्यादातर जो वेटलैंड्स वगैरह होता है वो ज़्यादा डेवलप करना, इससे जो कार्बन होता है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, हालांकि इसका थोड़ा सा डिटेल मीनिंग है, ठीक है। बाकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वही होता है कि जो कार्बन इंटेंसिटी होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर कोई बैडलैंड टोपोग्राफी है या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई मरीन इकोसिस्टम है, एक बोलते हैं ग्रासलैंड वगैरह हो गया, और आपस के एरिया में थोड़े इंडस्ट्रीज वगैरह और जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तो अगर वेटलैंड्स है ना, वेटलैंड्स आर द लार्जेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है वेटलैंड्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, आई गेस सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, वो एक रामसर साइट भी है। उसको रामसर साइट इसीलिए डेजिग्नेट किया गया है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करता है वहाँ पे, ठीक है, हरियाणा में है वो, ठीक है।
सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एफोरेस्टेशन, जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ, ठीक है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अदर की क्लाइमेट कंजर्वेशन इनिशिएटिव, वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स, ठीक है। तमिलनाडु हैज़ 20 रामसर साइट्स, ये है 20 रामसर साइट्स की लिस्ट। अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो और फोटो भी ले सकते हो। आई थिंक क्लियर नहीं होगा, बट आप ये अगर चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और नाम भी इनका बड़ा डेंजर रहता है, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं हो पाता बहुत जल्दी। ओके, सो 30% ऑफ तमिलनाडु's लैंड एरिया इज प्रोटेक्टेड। कोस्टल रिस्टोरेशन अक्रॉस 1068 किलोमीटर शोर लाइन, कम्युनिटी लेड मैंग्रोव रिस्टोरेशन। ओके, सो ये है। इंडिया मस्ट अर्जेंटली अपडेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कारण क्या है ना, आपको पता है 2-3 महीने पहले जो इन्फ्लेशन है ये बहुत नीचे चला गया था। 2012 को बोला था कि इसने 12 साल का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन रियलिटी में अगर मैंने चेक किया कि भाई मतलब जैसे मुंबई में भी मेरा ये कॉन्टैक्ट्स है, बेंगलुरु में भी कुछ कॉन्टैक्ट्स है मेरे, मैंने बोला वहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है। बोला था ना कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये पूरा कम हो चुका है, सब्जी का भाव कम हो चुका है। तो मैंने पता किया था, नहीं हुआ था कहीं कम। इवन दो ये हजारीबाग है, ठीक है, झारखंड का हजारीबाग रीजन है, यहाँ पे मैंने प्राइस के चेक किया था, नहीं यार यहाँ की सब्जी बहुत महंगी थी, ठीक है। सो वही बता रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है ना, डेटा कैलकुलेशन मेथड, ये आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। मतलब रियलिटी में क्या होता है इन्फ्लेशन और ये टेक्स्ट बुक पे मतलब ऑफिशियल जो बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक पे क्या इन्फ्लेशन, वो और रियलिटी का इन्फ्लेशन अलग अलग रहता है। थोड़ा देखते हैं। द करंट CPI स्ट्रक्चर इज आउटडेटेड, ऑफकोर्स आउटडेटेड है, मिसलीडिंग एंड इंक्रीजिंगली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी। इससे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे RBI अगर CPI को बोलेगा कि नहीं यही डेटा है और रियलिटी कुछ और है, और वो जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा तो क्या होगा। बेनिफिशियरीज को जो सरकार DNS अलाउंस वगैरह देती है, ठीक है, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं अभी इन्फ्लेशन अपना क्या 1% है और रियलिटी में इन्फ्लेशन 6% चल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए बोलेगा यार 1% तो मैं तुम्हें 1% बढ़ा के दूंगा और 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं बैकग्राउंड, व्हाट हैपेंड। द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा अक्टूबर 2025, ओवरऑल इन्फ्लेशन फेल 0.25%, लोवेस्ट सिंस जनवरी 2012। At a first glance, this suggests strong macroeconomic performance, but the article states that this drop is mostly statistical. जैसा कि मैंने आपको बोला, मैंने फ़ोन करके अपने दोस्तों को पूछा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है, सब्जी का भाव, मिर्ची का भाव, ठीक है, नॉट रियल। ओके, बेसिकली आपको पता है एक चीज़, एक रहता है एग, अपना एग रहता है और शुगर, इसका इन दोनों का प्राइस आप चेक करना, ऑल ओवर इंडिया आपको सेम मिलेंगे। अगर अंडा यहाँ पे, अगर एग यहाँ पे 6 रुपीज़ है तो वहाँ पे भी 6 रुपीज़ से होगा मेजरली, और अगर शुगर यहाँ पे 40 रुपये है, 40 रुपीज़, तो आप देखना तमिलनाडु में भी 40 रुपये रहेगा। इन दोनों का प्राइस मेजरली ऑल ओवर कंट्री सेम रहता है, मैंने आजमाया है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डू इन्फ्लेशन अपीयर सो लो। बेस इफेक्ट, हमारा बेस क्या है अक्टूबर 2024, फूड इन्फ्लेशन वेजेस 9.7, ये 2024 को बता रहा है, वेरी हाई। बिकॉज ऑफ दिस इवन स्मॉल प्राइस चेंज दिस ईयर लुक्स लाइक फॉल इन्फ्लेशन। अर्थात 2024 के अक्टूबर में प्राइस 9.7 था, तो इस साल अगर कम हुआ तो ये तब तो कम हुआ ना। अगर फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 100 था, इस साल मैं बोलूँगा भाई 60 है, तो आप बोलोगे वाह यार क्या कम हुआ है। लेकिन इसी 60 को आप 2012 के खिलाफ कंपेयर करो, 2012 में कितना था, समथिंग अराउंड मैं 15 रुपये ले लेता हूँ, कितना हुआ 15 × 4 या फिर 12 × 5 मिला लो, कितना था 2012 में 2007, 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, पिछले साल से कम है लेकिन बेस इफेक्ट से तो बहुत ज़्यादा है ना, है कि नहीं।
सो दिस डिस्टॉर्ट्स द हेडलाइन CPI. फूड वेट्स इज टू हाई. फूड बेवरेजेस हैव 46% वेट इन CPI. आपको पता है CPI, WPI इसमें वेट्स होता है. जैसे WPI में अगर आप देखोगे, अगर आप चेक करोगे तो WPI में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग इसका समथिंग अराउंड, आई एम नॉट श्योर, बट समथिंग अराउंड 65% है. 65%, ठीक है. बट फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है. नेट चालू है तो चेक करने में क्या दिक्कत है. है 64.23% है. ओके. प्राइमरी आर्टिकल्स इतने हैं. फ्यूल एंड पावर 13.15% है. ये हो गया. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे WPI मतलब आपने CPI में देखोगे, हाँ ये मतलब इसमें वो डायरेक्ट इसको नहीं करता, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है. तो CPI वेट्स अगर फ्यूल का आप देखोगे, फूड एंड बेवरेजेस, %45 जो कि बोला था ना 46%, यही है. देखो फूड एंड बेवरेजेस 45%, रूरल 54, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, ठीक है. तो ये है, तो वही ये बता रहा है कि इनका जो वेट है CPI फूड एंड हैव अ दिस मच. प्राइस इन दिस कैटेगरी फेल 3.7%. मतलब इसमें जो फूड एंड बेवरेजेस इसमें प्राइस फॉल हुआ. ओके. लार्जेस्ट मंथली फॉल. द सिंगल कैटेगरी ड्रैग द एंटायर CPI डाउन, बट दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट्स रियलिटी अक्रॉस मोस्ट हाउस होल्ड. मतलब इसमें डाउन हुआ, इसका मतलब सब में डाउन हुआ, क्योंकि लार्जेस्ट पोर्शन वेट किसका है, इसी का है. इसमें डाउन मतलब सारा डाउन. आप सोच रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, हमारे जियो के जो ओनर हैं, जो हमारे जियो के जो ओनर है, ठीक है, क्या नाम है उनका, अंबानी साहब. अगर उनका फॉर एग्जाम्पल ये है उनका इनकम 1000 रुपया और हम सब का इनकम 1 2 1 1. बाई चांस अगर इनका इनकम कितना हो गया और आप कितना मिला इसको टोटल 1000, 1001, 1003, 1004, 1005. तो 1005 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है. तो आ जाएगा समथिंग अराउंड. तो इनका पर कैपिटा क्या हो, अगर यहीं पे इनका 1200 हो गया और इनका कुछ नहीं बढ़ा, तो उसी प्रकार से ये है, उसी प्रकार से ये है. फूड एंड वेट्स इज टू हाई. तो अंबानी का इनकम कुछ ज़्यादा ही है. समझे आप इसको इस प्रकार समझो. सेक्टर वाइज ऑब्जर्वेशन. Negative inflation due to falling price, but real reason high base last year, not actual improvement. The distorts over CPI interval. Inflation almost all other categories was higher than last year. Inflation almost all other categories was higher than the last year. Fuel and light higher था. Housing, tobacco, miscellaneous, clothing and footwear after GST impact. This means households still feel price pressure डिस्पाइट CPI शोइंग नियर जीरो इन्फ्लेशन. ठीक है, क्योंकि CPI इन्फ्लेशन जीरो इसलिए बता रहा था क्योंकि जो मेजर वाला था ना, मेजर ये अपना अंबानी 1 2 1 1, तो अंबानी के इसमें चेंज आया. अंबानी का क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ. ठीक है, तो ऑल ओवर इनका भी कम दिखा दिया. ठीक है, ऑल ओवर इनका भी कम दिखा दिया. ठीक है, ये हुआ था एग्जैक्ट. तो इसीलिए बताया जा रहा है कि हमें जो है ना अपना
CPI उसको अपडेट करना पड़ेगा, बेस ईयर अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। बेस ईयर क्या है, 2012 है, तो अभी तो अपडेट कर दो ना, अपडेट का बात चल रहा है। 2024 में कुछ नहीं, मतलब कोई हार्श ये चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे अगर आप बोलो कि तो 2016 नहीं रख सकते, 2017 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे GST लागू हुआ था और नोटबंदी कराई गई, ठीक है, मत कराओ। 2020 ही मत कराओ, कोविड था। 2021 मत कराओ, 22 मत कराओ, 23 मत, 24 तो कराओ। 24 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बेस ईयर 24 तो रख दो। कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सपेंडिचर पैटर्न्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज हैव चेंज ड्रास्टिकली। 2012 से तो डेफिनेटली ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, ये हो गया है ना, है कि नहीं। फूड स्टिल गेट्स 46% वेट, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। अंबानी अभी भी 1000 में है, तो अंबानी का जो है तो उसको ये करो ना, चेंज करो थोड़ा। बट इंडियन कंजम्पशन हैज डाइवर्सिफाइड, शेयर ऑफ सर्विसेज हैज इंक्रीज, डिजिटल इकोनॉमी, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर हैव ग्रोन। न्यू एक्सपेंडिचर हेड्स, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स, इंटरनेट बेस्ड कंजम्पशन आर मिसिंग। ये सब CPI कैलकुलेट ही नहीं करता है, ओके। CPI does not reflect reality. A September consumer survey by RBI found perceived inflation 7.4%, actual CPI 0.25%. देख रहे हो, the huge gap shows CPI no longer capture household inflation experience. जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के पूछा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है। So outdated CPI, misleading monetary policy, जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, तो RBI uses CPI to set interest rate. मॉनेटरी पॉलिसी में एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अगर हम जिस बार इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ेंगे, जो हर 2 महीने में बैठती है, 6 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ इन्फ्लेशन इज शोन एज लो, RBI में कट्स द रेट। देख रहे हो, झूठा CPI से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक, मतलब झूठा नहीं, आउटडेटेड CPI से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। Despite real household inflation being high, monetary policy becomes ineffective, wrong directed. Incorrect government decision. Incorrect government decision. CPI इतना है तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, CPI तो कम है तो हमें सैलरी कम देनी चाहिए, DNS अलाउंस कम देने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में CPI बहुत ज़्यादा है, समझे। वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन, सब्सिडीज, सैलरी एडजस्टमेंट आर ऑफन CPI linked. CPI is inaccurate, beneficiaries may get lower adjustment. देख रहे हो मैंने क्या जैसे बोला था स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट मिसकॉल रिसोर्स। नेक्स्ट, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, हमने इसके ऊपर बात किया था। यहाँ पे मतलब ये वाला है, कहाँ गया ये क्या, नहीं, इंडिया कार्बन एमिशन राइज स्लोअर दिस ईयर सेज रिपोर्ट। मतलब हमारा कार्बन एमिशन इस बार बहुत कम हुआ। कारण क्या हो सकता है, हमने ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी लाया हुआ है, ठीक है, और ये बहुत से कारण है कि इस बार बारिश बहुत तेज हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई अलग अलग क्षेत्रों में, तो पर कैपिटा बोला जाए ना तो कम हुए हैं, ठीक है। मैं चीज़ बोलूँगा, पर कैपिटा को इंडिया में कैलकुलेट मत करो कार्बन एमिशन के लिए, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इंडिया एंड वर्ल्ड कार्बन एमिशन ट्रेंड्स 2025 हाईलाइटिंग स्लो डाउन इन द एमिशंस growth, shift in the energy system and the near exhaustion of the carbon budget for 1.5 global warming. So India's emission, slower growth in India's emission, ठीक है, टारगेट था कि 4% होगा, लेकिन हमारा 1.4% एमिशन हुआ है। कितना हमारा एमिशन हुआ है, 1.4% हमारा एमिशन हुआ है, ठीक है, ये है, ओके। Compared to 4% growth, why did emission grow slow? Favorable monsoon, जैसे मनोबल, बारिश अच्छी खासी हुई है इस बार। Strong growth in the renewable energy, greater renewable penetration. हमारा क्या है, इसे पकड़ा 204 गीगावाट, क्या है, सिर्फ सोलार है, क्या है, सिर्फ सोलार है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत से हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारे मिशन है, इतना तो सिर्फ हमारा सोलार है, और समथिंग अराउंड 48
के आसपास जो हमारा वो है विंड मिशन, ठीक है, विंड का है। ओके, सो ये हमारा बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल पोजीशन में इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एमिटर 3.2 बिलियन टन्स, चाइना 12 बिलियन टन्स, 3.2, यूएसए 4 बिलियन टन। तो सबसे ज़्यादा चाइना था 12 बिलियन टन्स ये कार्बन एमिशन पर ईयर। बट इंडिया पर कैपिटा एमिशन आर लो। इसको मत देखना यार, पर कैपिटा एमिशन मत देखना, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, तो पर कैपिटा तो कम होगा ही ना, ठीक है, तो पर कैपिटा में मत जाना, ठीक है। कोल इज द डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर, ठीक है, अभी भी फिलहाल कोल डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल कार्बन एमिशन। ओके, ग्लोबल एमिशन ट्रेंड, ग्लोबल एमिशन विल राइज टू 38 बिलियन टन्स, ठीक है, राइज इन 1.1%, कंट्री वाइज एमिशन ग्रोथ। चाइना का देख रहे हैं, चाइना कैसे प्रोग्रेसिव है, और प्रोग्रेसिव क्यों है, चाइना का देखो एमिशन कितना है 0.4%। इसका कारण ये है ना, चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी अगर हम कैलकुलेट करें कि रिन्यूएबल एनर्जी से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन जनरेट करता है, तो हमारा कितना है, हमारा समथिंग अराउंड 400 के आसपास है, ठीक है, समथिंग अराउंड 428 430 के आसपास। इंडिया का 428 430 के आसपास, ठीक है, लेकिन वहीं पे चाइना का कितना है, चाइना की यहाँ पे है ना 1800 गीगावाट, 1800 गीगावाट, देख रहे हो कितना मैसिव है। फिर यूएसए का एमिशन इतना, यू का इतना, ठीक है, इसका देखो कितना कम है एमिशन। फ्यूल वाइज कोल बढ़ रहा है, इंक्रीज, ऑयल भी बढ़ रहा है, नेचुरल गैस बढ़ रहा है, शो कंटिन्यूड ग्लोबल डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। अभी फॉसिल फ्यूल इतना जल्दी रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। कार्बन बजट ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, रिमेनिंग कार्बन बजट 1.5%, 170 बिलियन टन्स। अब हम इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हैं, हम अभी इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एमिट अगर हम करेंगे, अगर हम 170 बिलियन टन से ज़्यादा एमिट करेंगे कार्बन एमिशन, तो हमारा जो है ना ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मोर देन 2% या भी 4% भी बढ़ सकता है, ठीक है। इक्विवेलेंट टू जस्ट 4 years दो एमिशन लेवल प्रोजेक्टेड टू एग्जॉस्टिव बिफोर 2030 एपीसी थ्रेशोल्ड वंस द बजट इज यूज्ड अप, इतना बजट दिया गया था, द वर्ल्ड कैनॉट स्टे बिलो 1.5% वार्मिंग, ओवर शुड बिकम इनएविटेबल। प्रोफेसर पेरी फ्रेडलिंगस्टन लीड साइंटिस्ट स्टेट्स कीप वार्मिंग बिलो 1.5% नो लॉन्गर पॉसिबल, वही पॉसिबल। Land ocean carbon sinks are weakening due to climate change. Earth's ability to absorb carbon is reducing. Warming will accelerate further. Okay, so ये हो गया हमारा। तो अभी बेसिकली हमारा ये है कि हमारा तो अभी कम हुआ है, ठीक है, कम होने के पीछे हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन नेचर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, नेचर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सो नेक्स्ट बात करते हैं सरंदा फॉरेस्ट के ऊपर। सरंदा फॉरेस्ट में अभी अभी जो अपने सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने बोला कि 300 मतलब 314 स्क्वायर किलोमीटर सरंदा का है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करो। सरंदा कहाँ पे है, ये अपना वेस्टर्न सिंहभूम में है, वेस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहाँ पे। तो बेसिकली बताया जा रहा है ना कि वहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दोगे तो माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, नॉन फॉरेस्ट यूज भी नहीं होगा, 126 फुल्ली इंटैक्ट फॉरेस्ट कंपार्टमेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ना क्रिटिकल एरिया है, क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको खतरा है, तो इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये है उसको बढ़ा दो। स्टेट ने ऑलरेडी पहले किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला थोड़ा और करो। स्टेट ने पहले समथिंग अराउंड 24 मतलब 200 समथिंग अराउंड 250 स्क्वायर किलोमीटर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला 314 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब वहाँ पे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा है। सरंदा क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस, ये क्रिटिकल एंडेंजर है, IUCN लिस्ट में ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है, और एंडेमिक है, सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। आप फोटो देखना चाहोगे इसका, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस।
ये है साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस, ये देखो ये क्या है, ये IUCN में है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्रिटिकल एंडेंजर। देखो IUCN क्रिटिकल एंडेंजर साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस, ये देखो कैसे दिखता है ये, ठीक है। और ये एंडेमिक है, सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। 4 हॉर्न एंटीलोप वल्नरेबल है। एशियन पाल्म कीवेट, कीवेट के ऊपर UPSC ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एलिफेंट झारखंड उड़ीसा एलिफेंट कॉरिडोर। तो बोल रहा है कि ये जो रीजन है ये क्रिटिकल है, यहाँ पे अलग अलग मेजर ट्राइबल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करो, ताकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन है, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत कम होगा। इनहैबिटेड सेंचुरीज ओल्ड जो ट्राइबल है, हो है, मुंडा है, उराव है, अदर आदिवासी रहते हैं। दे लिव्ड कल्चर सब्सिस्टेंस डिपेंड्स ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। सैक्रेड ग्रोव्स में लोग रहते हैं, ठीक है। और थ्रेट्स क्या है, आयरन एंड माइनिंग, झारखंड तो आपको पता ही है, रिसोर्सेज का खजाना है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो इसी के लिए आयरन माइनिंग, रोड लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनक्रोचमेंट, तो ये सब के लिए यहाँ पे होता रहता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जो एरिया है उसको बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस, ये तो हमने अभी देखा था ना। ड्राफ्ट, हाँ नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्ट सीड बिल पे। ये देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट सीड बिल, यहीं पे ना, नहीं सेंटर रिलीज ड्राफ्ट सीड बिल फार्म आउटफिट कॉशन, इंडस्ट्री वेलकम इट। इंडस्ट्री ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑलरेडी पिछले 3 बार ये ऑलरेडी फेल हो चुकी है। एक बार 2004 में फेल हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2019 में जो फार्म लॉस लाई थी, आपको पता है 3 फार्म लॉस, जो कि मेजर प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स के द्वारा, उसको बंद कराया। तो ये तीसरा अटेम्प्ट है, तो ये इंडस्ट्री ने बोला कि ठीक है, अच्छा है। तो कारण क्या लाने के लिए, कारण ये है कि हमें इससे अच्छे सीड्स मिलेंगे, ठीक है, अच्छे सीड्स मिलेंगे जो कि हेल्थ के लिए और प्रोडक्शन के लिए अच्छा बेनिफिशियल रहेगा, तो उसके लिए लाया जा रहा है। ये 3rd अटेम्प्ट है अपना, ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया सीड्स रेगुलेशन, और ये किसको सब्सिम कर रहा है, सीड बिल 2004 को आया था, फेल हो गया, यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था। फिर 19 में आया था फार्म लॉस, 3 फार्म लॉस आया था ना, विड्रॉ आफ्टर प्रोटेस्ट, सीड बिल 2024, इसको मतलब न्यू ड्राफ्ट अपडेटेड अलाइन विद करंट। इट सीक्स टू रिप्लेस सीड एक्ट 1966, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 को रिप्लेस करेगा। द न्यू बिल एम्स टू मॉडर्नाइज द सीड सेक्टर, एक्सपैंड रेगुलेटरी ओवरसाइट, प्रोटेक्ट फार्मर्स एंड क्वालिटी, मतलब इंश्योर क्वालिटी सीड्स। मैंने बोला ना, क्वालिटी सीड लाने की बात की जा रही है। अच्छे मतलब एक हाइब्रिड सीड होता है ना, तो अच्छे क्वालिटी का सीड लाया ये जाने की बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राफ्ट सीड बिल, एंश्योर क्वालिटी सीड्स, रेगुलेट जर्मिनेशन कैपेसिटी, ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी एंड सीड हेल्थ, ओके, अलाइन विथ इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, एंश्योर एक्सेस टू हाई क्वालिटी सीड्स, अफोर्डेबल रेट्स, प्रिवेंट्स फार्मर लॉसेस ड्यू टू सबस्टैंडर्ड सीड्स, इंट्रोड्यूस कंपनसेशन मैकेनिज्म फॉर क्रॉप फेलियर ड्यू टू बैड सीड्स। क्रॉप फेलियर का प्रॉब्लम अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी पे, ठीक है, उसके लिए भी बात की गई है। लिबरलाइज इंपोर्ट, अलाउ ईजियर सीड इंपोर्ट टू एनेबल एक्सेस टू ग्लोबल वैरायटीज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो जितने सरकार आसान कर देते हैं काम, जितने फैसिलिटेट कर देते हैं, अफोर्डेबल बना देते हैं फार्मर्स के लिए, उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट खत्म, आओ। सो आज का द हिंदू एनालिसिस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, समय भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, धन्यवाद।